जय श्री राम। आज अखबारों में कुछ महत्वपूर्ण खबरें पढ़ने को मिली, जिनमें से एक खबर थी कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी रामलला के दर्शन करने के लिए रविवार को जाएंगे। सहजता में खबर बहुत सरल थी और उसमें कोई खास बात भी नहीं थी कि भारत के राष्ट्रपति को रामलला के दर्शन करने के लिए जाना होगा, और जाना भी चाहिए। आखिर राम इस जीवन के आधार हैं, इस देश के आधार हैं और इस पूरी दुनिया के अंदर लोगों के लिए आदर्श जीवन जीने के मूल्यों की प्रेरणा देने वाले राम हैं। लेकिन उस खबर में जो देखा गया और वो विशेष बात थी वो ये थी कि भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद जी, जो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये खबर अपने आप में एक आश्चर्यजनक खबर है कि भारत के पहले राष्ट्रपति, मतलब अब तक भारत के जो राष्ट्रपति रहे उनमें से कोई भी रामलला के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गया। ये आश्चर्य का विषय है। क्या हमारी राजनीतिक मजबूरियां ऐसी हैं कि जो हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए से रोकती हैं, या सार्वजनिक मंचों से इस बात को स्वीकार करने से हमको तकलीफ होती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। क्या हमारे पूर्वजों पर हमारी राजनीतिक मजबूरियां हमें गर्व करने से रोकती हैं। आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भारत के अंदर कोई राजनेता हिंदू प्रतीकों को धारण करके पहली बार इस देश की राजनीति में 2014 में लोगों के बीच वोट मांगने के लिए आया, और जब 2014 में वो लोगों के बीच वोट मांगने के लिए आया तो उसके बारे में कहा गया कि उसको ये बाकी के समुदायों की तो बात छोड़िए, स्वयं हिंदू धर्म के लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि उसकी बाड़ी में, उसके विचारों में कट्टरता है। लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि ये जो कट्टरता बाड़ी और विचारों में है, इस समाज के निर्माण करने के लिए हैं, लोगों का सुख और दुख को बांटने के लिए है, लोगों को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है। सनातन परंपराएं सदैव लोगों का भला करने का कार्य करते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जो सनातन परंपराओं से पल्लवित और पुष्पित देश था, वहां के लोग सनातन परंपराओं के बारे में बौद्धिक मंचों पर, राजनीतिक मंचों पर और उन मंचों पर जहां से देश और दुनिया की नीति और कार्यक्रम तय होते हैं, उन मंचों पर अपनी बात कहने में शर्म महसूस करते रहे। सनातन परंपराओं की तो बात छोड़िएगा, हम तो अपनी भाषा में बात करने में भी शर्म महसूस करते रहे। मोदी जी से पहले दुनिया के मंचों पर हिंदी में बात करने वाले यदा कदा अगर उदाहरण को छोड़ दिया जाए तो ऐसे कोई उदाहरण नहीं थे जहां हमारे राजनेताओं ने पूरी ताकत के साथ हिंदी में अपनी बात रखी हो। दुनिया के मंचों की बात छोड़ दें तो भारत की संसद में भी 2014 से पहले सामान्य तौर पर मंत्री और सांसद अंग्रेजी में ही प्रश्न पूछते और अंग्रेजी में ही उसका जवाब देते थे। इसलिए नहीं कि उनको हिंदी नहीं आती, बल्कि इसलिए कि वो अंग्रेजी बोल करके लोगों के बीच श्रेष्ठता का अनुभव करना चाहते थे और हिंदी बोल करके अपश्रेष्ठ नहीं होना चाहते। और सनातन परंपराओं के साथ भी यही हुआ। अगर आप तिलक लगा करके इस देश के अंदर घूमने की कोशिश 2014 से पहले करेंगे तो आपको एक अपश्रेष्ठ कहा जाएगा, श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा।
लेकिन आप तिलक को मिटा करके चोटी की बुराई करने की बात करेंगे, टोपी लगाने की बात करेंगे और हिंदू प्रतीकों का उपहास उड़ाने की बात करेंगे, तो आपको बड़े बड़े बौद्धिक मंचों पर स्थान भी मिलेगा, आपकी बात को सुना जाएगा और आप लाइमलाइट में रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी होने के बावजूद भी इस देश का हिंदू इस बात का प्रश्न नहीं करता कि भारत का राष्ट्रपति अब तक रामलला के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं गया। जिस संविधान की पुस्तक को पवित्र मानकर के इस देश के अंदर लोकतंत्र चलाने की बात हम करते हैं, उस संविधान की पुस्तक के निर्माण का आधार रामलला है। उस संविधान की पुस्तक पर राजा राम का चित्र है, उस संविधान की पुस्तक पर भगवान नटराज का चित्र है, उस संविधान की पुस्तक की प्रेरणा राम राज्य है। भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर किसी आदर्श राज्य की अगर कल्पना करेंगे तो राम राज्य के अलावा और कोई कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन हम राम राज्य को पीछे छोड़ करके गांधीवाद, लोहियावाद और दूसरे वादों को आगे बढ़ाने की बात करते रहे। हम साम्यवाद और पूंजीवाद के झगड़े में उलझते रहे और उनके मूल्यों से लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करते रहे। हमारे यहाँ उदाहरण हैं, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था थी। ईसा से 200 से लेकर के 500 साल पहले हमारे यहाँ पूरी तरीके से लोकतंत्र स्थापित था। राज्यों में जो राज्य की संरचना, राज्य व्यवस्था थी, वो लोकतंत्र पर आधारित थी, जिसमें गांव को इकाई माना जाता था और एक गांव को एक इकाई मान करके काम किया जाता था। 10 ग्राम की फिर दूसरी इकाई बनती थी, 100 ग्राम की तीसरी इकाई बनती थी और इस प्रकार से ग्रामों की एक इकाई थी। पूरी एक परिषद हुआ करती थी जिसमें यह तय था कि किस किस जाति समूह के लोग उस परिषद का हिस्सा होंगे। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उस राज्य व्यवस्था की संरचना में भागीदारी थी। किसकी कितनी भागीदारी होगी ये भी तय था। वहां किसी आरक्षण का आधार नहीं था। वह आपके काम करने और काम की समस्याओं को राज्य के सामने लाने का प्रयास था। लेकिन हम सिर्फ लोकतंत्र की बात करने के लिए अमेरिका की तरफ को देखते हैं, राज्य की बात करने के लिए इतिहास में खंगालने का प्रयास करते हैं, लेकिन भारत की सनातन परंपराओं में लोकतंत्र और बेहतर राज्य और आदर्श राज्य को ढूंढने की बात नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे शिक्षक अंग्रेज बने हुए हैं। हमारा शिक्षक तो मैक्स मूलर बना हुआ है, मैकाले बना हुआ है। हमको शंकराचार्य जी के दिखाए गए मार्ग पर गर्व महसूस नहीं होता। हमको वेद व्यास जी के रचित ग्रंथों पर गर्व महसूस नहीं होता। हमको गीता पढ़ करके गीता के मार्ग पर चलने की बात कहने में गर्व महसूस नहीं होता। लेकिन जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ करके बात करते हैं कि साम्यवाद की किससे कैसे सुदृढ़ राष्ट्र बनाया जा सकता है,